नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा, उसका अध्ययन कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप अब प्लाज्मा। प्लाज्मा मानव रक्त में 55% भाग को कवर करता है। होता कैसा है ये सरल रूप में? हम पढ़ रहे थे इसके कंपोनेंट के बारे में, प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा का संगठन, इसके अंदर क्या क्या होता है ये पूर्व में बता चुका हूं, लेकिन आज वापस अध्ययन करते हैं। तो पहले होगा इसके अंदर पानी, इसकी मात्रा होगी 90 से 92%। दूसरा होगा इसके अंदर नमक, इसको साल्ट बोलते हैं अपन, खनिज लवण, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ नाम होंगे तो उनके नाम नोट कीजिएगा आप, यहाँ लिख रहा हूं मैं। पहला होगा थोम्ब्रीन, पहला होगा थोम्ब्रीन। दूसरा, थोम्ब्रीन के आगे क्या लगाना है? प्रोथोम्ब्रीन, प्रोथोम्ब्रीन। तीसरा फाइब्रिन, तीसरा कौन सा होगा? फाइब्रिन प्रोटीन। चौथा और इंपॉर्टेंट प्रोटीन फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। पांचवा ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और कुछ मात्रा में एल्ब्यूमिन भी बनता है, कुछ ही मात्रा में बस। ये होंगे आपके 1% में, नोट कीजिए आप इनको। ये होगा केवल और केवल 1% में। और 8 से 9% मात्रा होगी आपके इन पांचों प्रोटीन की। मुख्य रूप से 5% में एल्ब्यूमिन कभी कभी होता है। ये होंगे आपके कितने परसेंट में? 8 से 9% में। यहाँ अपन एक चीज भूल गए थे, तो मैं वापस बता रहा हूँ आपको। इसमें ग्लूकोज भी होगा कुछ मात्रा में, ग्लूकोज भी होगा। ये तीनों मिला के होंगे आपके केवल और केवल 1% मात्रा में होंगे। एक बार पुनः रिपीट करते हैं अपन इनको जल्दी से। प्लाज्मा मानव रक्त का तरल भाग, जो कि कितने परसेंट होगा? केवल 55% को ये कवर करेगा। बाकी का 45% को बनाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिनको अपन बोलते हैं ठोस रूप। प्लाज्मा का संगठन पढ़ रहे थे अपन, तो इसमें होगा पानी 90 से 92% तक। दूसरा नमक, खनिज लवण और ग्लूकोज, साल्ट्स, मिनरल्स और ग्लूकोज, ये होंगे केवल 1% भाग के अंदर। उसके बाद कुछ प्रोटीन होंगे, उन प्रोटीन के हमें नाम याद रखने हैं। इसके नाम के अंदर फाइब्रोजिन का आगे स्टार लगा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है अपना। क्या होता है इसके अंदर? थोम्ब्रीन, प्रोथोम्ब्रीन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये हो गए हमारे प्रोटीन। अब प्लाज्मा कार्य क्या करता है मानव रक्त के अंदर? तो आगे हेडिंग लगाइए आप, प्लाज्मा के कार्य, वर्क ऑफ प्लाज्मा। संगठन पढ़ लिया हमने, अब प्लाज्मा कार्य क्या करता है हेडिंग लगाना हमें, प्लाज्मा के कार्य। पहला कार्य होगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। क्यों करता है? संगठन में क्या पढ़ा अपन ने? पहला पॉइंट, इसके अंदर 90 से 92% पानी होता है, उस हिसाब से तापमान को ये नियंत्रित करता है। एक लाइन सुनिए हमने, जल ही जीवन का आधार है, तरल भाग है तो नियंत्रित तो करेगा। दूसरा इसका काम होगा, ये हमारी कोशिकाओं तक, शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज का ट्रांसफर करता है। कोशिका तक ग्लूकोज का परिवहन करता है। ग्लूकोज का परिवहन, ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल। कैसे करता है उसको समझिए आप।
ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज एक प्रकार की मोनोसेकेराइड शर्करा है, मोनोसेकेराइड शर्करा जिनका अनुपात 1:2:1 के अंदर हो। ग्लूकोज का अन्य नाम आपसे पूछे, रक्त शर्करा, ये ग्लूकोज का अन्य नाम हुआ, रक्त शर्करा, ब्लड शुगर, ये हो गया अपना ग्लूकोज का नाम। ये कोशिकाओं तक ग्लूकोज का परिवहन करता है, किस प्रकार करता है वो समझिए आप। देखिए कभी के माध्यम से समझते हैं अपन। ग्लूकोज C6H12O6 ये है बाहर, बाहर क्या होता है, हवा, हवा का मीन मेरा है ऑक्सीजन से। जब यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसके साथ ये बनाएगा ATP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ATP को आप ऊर्जा बोलेंगे, ATP क्या बोलेंगे, ऊर्जा। इस सब क्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, क्या होता है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। यह ATP कहाँ जाके संचित होती है या कहाँ पे इसका स्टोर होता है, इसका भंडारण होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, सबको ज्ञात है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। तो हो गया ना ग्लूकोज का ट्रांसफर प्रत्येक कोशिका तक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार वापस देखिए, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ATP का निर्माण करता है। ATP का मतलब ऊर्जा। ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका संचय, ATP को हम कहाँ संचय करते हैं, संचय का मतलब स्टोर या भंडारण से है। उसका संचय होता है माइटोकॉन्ड्रिया में या हमारी कोशिका में। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या एक भाग है और कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है। तीसरा इसका काम लिखेंगे आप लोग, यह रक्त के पीएच को संतुलित करता है या संतुलित रखता है। देखिए रक्त के पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच, रक्त का पीएच लिख रहा हूं क्वेश्चन में 7.4। 7.4 से हमारा मतलब 7.4 ही होगा, ना ज्यादा ना कम। 7.4 को संतुलित रखता है, संतुलित रखता है। अगला और सबसे मुख्य कार्य, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये कौन, प्लाज्मा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक क्यों है, थोड़ी देर पहले बताया आपको। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यह रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका निभाता है। नीचे लिख लीजिए आप, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन, थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है, फाइब्रिनोजन। ये थे हमारे प्लाज्मा के कार्य और ये था हमारा प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। यहाँ पे साथ साथ आप एक नोट लगाइए और प्लाज्मा के अंदर ही वो चीज लिख लीजिए आप। एग्जाम में काफी बार पूछा गया सीरम, सीरम क्या होता है, किससे बोलते हैं, तो देखिए नाम क्या बोला मैंने भी आपको, सीरम। सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है,
जब हमारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो पीछे बचा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, सीरम। तो यहाँ लिखिए बिना बिना फाइब्रिनोजन प्रोटीन का प्लाज्मा ये कहलाएगा सीरम। याद रखने के लिए आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सीरम क्या होता है, अगर मैं हमारे प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दूं तो वो होगा वो होगा सीरम। फाइब्रिनोजन क्या होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, प्लाज्मा में से निकल गया, जो पीछे बचा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सीरम। ये था हमारा रक्त का तरल भाग, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कंप्लीट हो चुका है। आगे लगाइए हेडिंग आप रक्त कोशिकाएं। आगे क्या पढ़ेंगे अपन, रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका अध्ययन हमें करना है। हेडिंग लगेगा आप यहाँ पे, रक्त कोशिकाएं। इसके अंतर्गत पहला पढ़ना हमें आरबीसी, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। जहां पे भी नाम आए इरिथ्रो, लाल रंग से इसका मतलब लेंगे, साइट का मतलब साइट। देखिए आप पहले बात करते हैं इसकी खोज। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनके बारे में अध्ययन किया था पिछली कक्षाओं में। यह माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक प्रथम बैक्टीरिया इन्होंने खोजा। दूसरा पॉइंट लगाइए आप, निर्माण। बनती कहाँ है, जहाँ रक्त बनेगा वो ये बनेगी। रक्त का बनता था हमारे अस्थि मज्जा में, तो इनका निर्माण या इनका फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। फिर इनका जीवन काल, कितने दिन तक ये जीवित रहती है, कितने दिन, साल, महीने, तो वो होगा आपके 120 दिन, 130 दिन। फिर इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने वाली चीज आपके लिए। इनकी मृत्यु दो जगह होती है, कुछ आरबीसी लीवर में जाके मरेगी और कुछ की मृत्यु होगी प्लीहा में। प्लीहा, स्प्लीन, दोनों में से कोई भी नाम आए एक ही है। देखिए जो लीवर या यकृत में मरेगी, जो आरबीसी लीवर या यकृत में मरेगी वो पूर्णतया क्या होगी, पूर्णतया उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो प्लीहा के अंदर जाके मरेगी उनका पुनर्निर्माण हो सकता है, उनका पुनर्निर्माण भी होगा। लीवर के अंदर जिस आरबीसी की मृत्यु हुई वह पूर्णतया क्या होगी, मृत हो जाएगी, उसका वापस पुनर्निर्माण नहीं होगा। लेकिन जिस आरबीसी की मृत्यु आपके प्लीहा में होगी उसका पुनर्निर्माण या रिफॉर्मेशन या रीजनरेशन होगा। इसी कारण प्लीहा को क्या बोलते हैं, एक सवाल लिखिए आप यहाँ पे, मानव शरीर का ब्लड बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन सा होगा, जहां पे आरबीसी का पुनर्निर्माण होगा प्लीहा में ही होगा। तो मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कौन होगा, प्लीहा। अगर एग्जाम में आपको पूछे मानव शरीर में आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, अगर ऑप्शन में लीवर है तो आपको लीवर करना है, प्लीहा है तो प्लीहा करना है, दोनों है तो आपको ए और बी दोनों का ऑप्शन करना है। और एक सवाल और लिख लीजिए आप यहाँ पे, आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी जहां उनकी मृत्यु होती है
वो क्या है? प्लीहा। द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इज प्लीहा या स्प्लीन। अब अपन बात करते हैं इनकी संख्या की, संख्या और आकार के बारे में। एक बार इसको वापस रिवाइज कीजिए पूर्ण जल्दी। आरबीसी, इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट, इनकी खोज एंटनी वॉन लीवेंहोफ ने की थी, जिनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का जनक। निर्माण का होता है अस्थि मज्जा में या बोन मेरो में। जीवन काल कितने दिन ये सर्वाइव करती है? तो 120 दिन ये सर्वाइव करती है। मृत्यु कहाँ होती है इनकी? इनकी मृत्यु दो जगह होती है, लीवर में और प्लीहा में। जो लीवर में जाके मृत होगी वो पूर्णतया मृत होगी, उनका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्लीहा या स्प्लीन में जाके मरेगी उनका पुनर्निर्माण होगा। जैसे वो प्लीहा में जाएगी, वो इकट्ठी हो जाएगी वहां पे, वो इनका पुनर्निर्माण हो जाएगा। फिर हमारे दो सवाल, मानव शरीर का रक्त बैंक या मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है? तो वो है आपके प्लीहा या स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, तो वो है प्लीहा। अब अपन बात करते हैं इनकी संख्या की, एक तुलना करते हैं अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। तो देखिएगा आप, अगर मैं बात करूं संख्या के आधार पर, तो आएगी आरबीसी, ये होगी मिलियन में। एक चीज ध्यान रखना, तो संख्या में ज्यादा होगी वो आकार में उतनी ही छोटी होगी। फिर आएगी पीएल, प्लेटलेट्स, लाखों में। और लास्ट में आएगी डब्ल्यूबीसी, हजारों में। ये इनकी संख्या की बात हो रही है, संख्या के आधार पर इनका क्रम है। अब अगर हम बात करें इनके आकार के आधार पर, इनके आकार के आधार पर, तो जो जितनी ज्यादा होगी वो उतनी कम बनेगी। अभी एक संख्या में कम है तो इनका आकार क्या होगा? बड़ा। तो पहले आएगी डब्ल्यूबीसी, फिर छोटा कौन है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अन्य नाम डिम्बाणु, और फिर लास्ट में आएगी आरबीसी। तो यहाँ पे भी आप एक सवाल नोट कर लीजिए, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, आकार के आधार पर बात हो रही है, संख्या के आधार पर नहीं। आकार के आधार पर पूछे तो वो होगा आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स। अब अपन इनकी तुलना करते हैं लड़कों और लड़कियों में, कितनी कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो कितनी कितनी आरबीसी आपके 100 ml एचपी पर होनी चाहिए। तो अगर आप लड़के हैं तो आप में 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए 100 ml एचपी पर। अगर आपका 100 ml टेस्ट के लिए एचपी लेवल, तो उसमें 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि लड़कियों में रक्त की मात्रा कम होती है तो आरबीसी की मात्रा भी कम होगी। कम क्यों होती है? क्योंकि उनका शरीर का वजन है वो लड़कों की तुलना में कम होता है। तो देखिए यहाँ पे, अगर लड़की है तो उसमें 4.2 से 4.5 मिलियन 100 ml एचपी पे होनी चाहिए। यहाँ लिख लीजिए आप मिलियन। ये हो गए आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 सवाल और क्लियर। ये थी आपके आरबीसी, आकार हो गया इसका, जो संख्या हो गई। अब आपको प्रश्न पूछे कि आरबीसी खुद किस आकार की होती है। ये तो मैंने तुलना की थी इसकी। तो देखिए आप, आरबीसी का स्वयं आकार कैसा होगा, यहाँ ऊपर देखिए आप। आरबीसी होगी आपके 2 प्रकार की, गोल राउंड और अंडाकार। एग्जाम में पूछे तो आपको अंडाकार करनी है। अगर दोनों आ जाए, दोनों करना है, दोनों में से एक आए तो एक को राइट करना है। आरबीसी खुद कैसी होती है? अंडाकार, अंडे का आकार जैसी होती है, गोल भी होती है कुछ कुछ। अब देखिए आप,
आरबीसी के कार्य, जैसे अपने प्लाज्मा कार्य पढ़े थे वैसे कुछ आरबीसी के भी कार्य होंगे। लिखिए आप, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट के कार्य। क्या कार्य होते हैं आरबीसी के? सबसे पहला कार्य होगा ये ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करती है। ऑक्सीजन को हमारे शरीर में लेके आएगी और CO2 को हमारे शरीर से बाहर लेके जाएगी। एरिथ्रोसाइट के कार्य, पहला कार्य अपन लिखेंगे O2 CO2 का परिवहन। O2 CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में लेके आएगी और CO2 को हमारे शरीर से लेके जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ होगा तब उसको क्या बोलना है, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, देखिए दोनों के साथ होगा। ऑक्सीजन के साथ जब वहां हीमोग्लोबिन आएगी, रक्त में आएगी, रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन, CO2 बाहर जाएगी तब। यह आपके दो सवाल है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस प्रकार से पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, तो वो बनेगा आपके HbO2। क्या बनेगा HbO2। हाँ छोटा भी आ सकता है, यहाँ पे छोटा लिख लीजिए आप, दोनों ही सही है। और यहाँ पे HbCO2, इसका नाम होगा आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दो सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस रूप में पाया जाता है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रकार में या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में पाया जाता है। अब एक चीज देखिए, 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, 100% O2 Hb ही लेके जाएगा, Hb लेकर जाएगा। हाँ, अगर आपने श्वसन क्रिया की, श्वसन क्रिया में 100% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही लेकर जाएगा, और एक बारी में, यानी एक बार में 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर जाता है। अगर एक बार हीमोग्लोबिन पूछे कितने लेके जाता है, तो वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है। ये हो गया आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। अब एक सवाल आपको मन में आ रहा होगा कि सर 100% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर आता है? ये भी तो होगा ना कि भैया जैसे 100% ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन लेके चला गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या उसे भी हीमोग्लोबिन वापस वैसे ही लेके आता है शरीर से बाहर, पूरा 100 का 100? तो वो डाउट मैं आपके दूर कर देता हूँ, 100 का 100 कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन लेकर नहीं आएगा। देखिए आप, एक कार्य हो चुका है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करेगा। अब दूसरा जो डाउट है आपके, जो CO2 है उसको 70 से 75% Hb लेकर आएगा, Hb बाहर लाएगा। जो पीछे बची हुई 25% CO2 है उसका क्या होता है फिर? आपको मन में यह भी आ रहा होगा कि सर 70 से 75% CO2 जो हमारे श्वसन में काम आती है उसको हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है, लेकिन जो पीछे बची हुई 25% CO2 है उसका क्या होता है? तो उसका ये होता है, वह मानव शरीर में जो जल पाया जाता है उसके साथ अभिक्रिया करती है, फिर क्या बनाएगी वो H2CO2। इसका नाम कौन बताएगा? सॉरी, यहाँ पे H2CO2 नहीं होगा, CO3 होगा। हाँ, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 हो गए। इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल कहाँ काम आता है? यह है कार्बोनिक अम्ल, जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक है,
जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उनमें काम आता है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक उनमें काम आता है। तो आपका एक डाउट और क्लियर हो गया यहाँ पे कि अभी अभी हमें सर ने बताया कि जो CO2 है 70 से 75% उसको तो हेमोग्लोबिन शरीर से बाहर ले जाएगा, लेकिन जो पीछे बची हुई 25% CO2 है वह हमारे शरीर में पाए जाने वाले जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला H2CO3। 3 कैसे हुए, 2 यहाँ पे थे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे था। फिर कार्बनिक अम्ल काम का आता है, तो काम आता है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अब एक चीज और देखिएगा आप, जो परिपक्व या मैच्योर आरबीसी होती है, जो परिपक्व या मैच्योर आरबीसी यानी जो पूर्णतया पक्की हुई इसको अपन बोल सकते हैं, उस आरबीसी में केंद्रक का अभाव होगा, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, अभाव होगा। तो एक बात समझिए आप, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। यहाँ लिख लीजिए आप, इसके 2 अपवाद है, एक है ऊंट और दूसरा है लामा। लामा पहाड़ी ऊंट को बोला जाता है। इसके 2 अपवाद भी है। इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अपवाद किसे बोलते हैं, इस चीज से जो हटकर होगा उसको अपन अपवाद बोलते हैं। अब देखिए आप, आरबीसी के बारे में हमने अध्ययन किया, आरबीसी कार्य हमने जाने। आरबीसी से क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती है, अगर इसकी मात्रा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इससे कोई बीमारियां होगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपको बीमारी होगी। तो आप हेडिंग लगाइए आरबीसी की बीमारियां। एग्जाम पूछे क्वेश्चन है काफी बार ये। आरबीसी की बीमारियां। सॉरी, देखिए आरबीसी की अगर आपकी मात्रा शरीर में कम हो जाए, जैसे कि लड़के में 4.5 मिलियन से कम हो जाए, एम का मतलब मिलियन, तो उसको कौन सी बीमारी होगी? अगर ज्यादा बन जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो पहले लिखिए आप, पहली बीमारी आरबीसी की कमी। यह जब आपके शरीर में आरबीसी कमी होगी या खून की कमी होगी, अपन सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, खून की कमी हो रही है, तो उस समय आपको होगी अनेमिया की बीमारी। इस समय क्या होगी आपको? अनेमिया। अनेमिया में होता क्या है, तो उसमें आपके खून की जो मात्रा है उसमें कमी आती है। आरबीसी में कमी होगी तो आपकी एनीमिया बीमारी होगी और खून की उसमें आपके कमी होगी। अब एक चीज देखिए आप, कम होता है तो अनेमिया होता है। आगे बताऊंगा अनेमिया क्या होता है। अगर आप में आरबीसी ज्यादा बन गई, आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा आपको? तो होगा आपको पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी आरबीसी है वो फटने लगेगी, फटने लगेगी। सिंपल भाषा में समझो आप, आपका खून खराब होगा, खून खराब होने लगेगा। ये था आपके आरबीसी का कुछ बेसिक बीमारियां। देखिए अब कम होगा तो आपको अनेमिया होगी या एनीमिया, खून की कमी होती है उसके अंदर। इसका लक्षण बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर आरबीसी ज्यादा मात्रा बन जाए तो आपको पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होगी। इसमें क्या होगी, जो आपकी आरबीसी है वो फटते 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 फट ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे आरबीसी फटेगी तो आपका खून गंदा होगा, खराब होने लग जाएगा। अब तीसरी बीमारी एनीमिया का एक रूप बता रहा हूँ आपको, सिकल
सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो कोशिका है, जो कोशिका है उसका आकार हंसिया जैसा हो जाएगा, हंसिया आकार, हंसिया आकार या अर्धचंद्राकार, आधे चांद के समान, अर्ध चंद्राकार, हाफ मून के जैसे आपकी इसमें आकर जाएगी। और यह बीमारी आनुवांशिक होती है, आनुवांशिक बीमारी, बाहर से लेके नहीं आओगे आप इसको, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी क्या होती है, अगर आपके माता या पिता में से किसी को ये बीमारी है तो उनकी जो संतान होगी उसमें भी ये बीमारी होगी। अब आनुवांशिक बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, तो आपके माता या पिता का जो भी जीन है, क्रोमोसोम है, उसमें कुछ बदलाव होगा तो ये बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी से मतलब आनुवांशिक बीमारी से, सिकल सेल एनीमिया से नहीं है। हंसिया जिसे अपन घास काटते हैं, जिसको अपन सिंपल भाषा में दराती बोलते हैं, उसके जैसे हो जाएगी। डायग्राम से देखिए आप, यहाँ ऐसे हो जाएगी कोशिका आपकी, क्वेश्चन मार्क के लायक। ये था अपने आरबीसी के बारे में बड़ा से बड़ा पॉइंट। अगली हेडिंग लगाने से पहले क्वेश्चन और समझिए आप, एनीमिया खूब प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपके, सिकल सेल एनीमिया। एक क्वेश्चन आता है, किस बीमारी के अंदर कोशिका का आकार अर्धचंद्राकार या हर्ष्याकार या हाफ मून जैसा होता है, तो वो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। उसके अलावा अब आप लगाइए हेडिंग WBC, WBC। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, शर्माना नहीं है, अपन को अच्छे से पढ़ना है। ये कहावत है मारवाड़ी में, जो शर्म करता है उससे कर्म फूट जाते हैं। अपन को कर्म फोड़ने नहीं है, कर्म चमकाने, चमकाने से मेरा मतलब नौकरी लगनी है अपन को। दूसरा, दूसरी रक्त कोशिका या दूसरी ब्लड सेल WBC, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, आगे बताऊंगा मैं ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं इसको। वही क्रम में चलेंगे अपन। सबसे पहले आरबीसी खोज की थी आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता दो है। इसके खोजकर्ता दो है आपके, एंड्रल, नहीं ये केमिस्ट वाला एंड्रल नहीं है, और एडिसन, एंड्रल और एडिसन सर ने WBC की खोज की थी। कई किताबों में आपको खोजकर्ता का नाम नहीं मिलेगा तो आप नोट कर लीजिए। दूसरा, इसकी मात्रा की बात करें अपन, अब देखिए लड़का लड़की अलग अलग नहीं बताएंगे, यहाँ पे दोनों में लगभग लगभग समान ही होती है। यह कम से कम होनी चाहिए आपको शरीर में 8000, कम से कम कितनी होनी चाहिए आपको शरीर में, 8000 से लेकर 10,000 पर 100 ml, ml से मतलब मिलीलीटर है, HB, यानी अगर 100 ml आपकी HB डॉक्टर ने टेस्ट के लिए ली है तो उसके अंदर 8000 से 10,000 क्वांटिटी किसकी आनी चाहिए, WBC की आनी चाहिए। एक क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आरबीसी और WBC का अनुपात कितना होना चाहिए, इनका रेशियो कितना होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, संख्या में कम है, रेशियो में भी कम होगी, 1 और इधर आएगा 600 आरबीसी पर आपके 1 WBC का होना जरूरी है। ये इनका रेशियो हो गया, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर निर्माण सबको पता है, आपको कहाँ होगा निर्माण इसका, निर्माण होगा इसका अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। देखिए जहाँ रक्त बनेगा वही तीनों बनेगी, अस्थि मज्जा में, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, तीनों ही वही बनेगी। फिर अपन ने सीखा जीवन काल, तो इनका जीवन काल आरबीसी की तो ज्यादा नहीं होता है, ये मात्र 2 से 4 दिन जीवित रहती है, उसके बाद नहीं बनती थी। WBC खत्म हुई, दूसरी WBC बन गई, आगे बताऊंगा मैं कैसे बनती है। फिर मृत्यु स्थल, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु रक्त में ही होती है, और इनका पुनर्निर्माण भी रक्त में ही होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर, लेकिन WBC का निर्माण
और मृत्यु दोनों एक ही जगह होगी, वो है आपका रक्त। आरबीसी आकार की बात की थी हमने, ऊपर लिख रहा हूं मैं आपके। आरबीसी के आकार की बात की थी, गोल और अंडाकार। डब्ल्यूबीसी का कोई आकार निश्चित नहीं है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? अमीबा के जैसे। अमीबा कैसा होता है? अनिश्चिताकार। आकार लिखिए आप इसका, आकार कैसा होता है इसका? अनिश्चितकार, अनिश्चिताकार, यानी इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है। अमीबा वो भी कोई आकार फिक्स नहीं है। अमीबा को आप कैसा भी बना सकते हो, इसमें केंद्रक, कोई जरूरी नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा भी बना दो। तो सेम लाइक अमीबा। और अमीबा को अमर जीव बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। इसकी एक कोशिका विभाजित होगी, दूसरी कोशिका में, दूसरी वापस तीसरी में। तो अमर जीव कौन सा है? अमर जीव होगा आपके अमीबा। डब्ल्यूबीसी का कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी का कार्य, इसका एकमात्र कार्य है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? वह क्षमता जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करे, उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो यह मानव शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। लिखिएगा आप, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, इम्यून पावर, IMMUNE। यह मानव शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। आरबीसी का अन्य नाम था एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, लेकिन डब्ल्यूबीसी के कुछ अन्य नाम और हैं। क्यों है? देखिए, पहला नाम इसका है सैनिक कोशिका। सैनिक कोशिका क्यों बोलते हैं? जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर में एंटर करता है तो उसे लड़ने का कार्य करती है, उसको वही नष्ट करती है, हमारी रक्षा करती है। जैसे सेना पे हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा कौन करती है? डब्ल्यूबीसी, सैनिक कोशिका। इसी कारण इसका नाम रखा गया है, या सोल्जर सेल। दूसरा इसका नाम क्या दे रही है? प्रतिरोधक क्षमता दे रही है आपको, तो इसका आप नाम लिखेंगे इम्यून सेल। इम्यून सेल या प्रतिरोधक कोशिका। अन्य नाम इसका भक्षण कोशिका भी है। भक्षण कोशिका क्यों? क्योंकि ये बाहर से आने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया का भक्षण करती है, इसी कारण इसका नाम भक्षण कोशिका। फेगोसाइटिक, इसका नाम क्या होगा आपके? फेगोटिक, सॉरी, फेगोसाइटिक। इसको अपन इंग्लिश के लैंग्वेज, साइंस के लैंग्वेज में अपन इसको बोलते हैं। मैंने बताया आपको कि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसका कोई अपवाद नहीं। क्यों पाया जाता है? आकार निश्चित नहीं था ना अमीबा जैसे। अगर भैया अमीबा में केंद्रक है तो इसमें भी केंद्रक पाया जाएगा। आकार निश्चित नहीं है, केंद्रक तो होगा। आरबीसी के कोई प्रकार नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूबीसी के आपको प्रकार पढ़ने हैं, कुछ कुछ प्रकार आपको मिलेंगे कि डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन किस प्रकार से उनको बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, वो देखिए आप। फ्लो चार्ट बनाएंगे अपन उसका। डब्ल्यूबीसी, इसको 2 भागों में पढ़ना है अपन को। ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका में, कणिका में इसके अंदर क्या होंगे? कणिकाएं पाई जाएगी। दूसरी अध्ययन की दृष्टि से कोई बाटू में, देखो कणिका में और अकर्णिका में। अकर्णिका में को एक ग्रेन्युलोसाइट,
कणिका में, इसमें कणिका का अभाव हो, कणिका में। पहला इसके अंदर आपको लिखना है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, पहली WBC कौन सी होगी आपके, बेसोफिल। दूसरी आपकी होगी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सेम नाम आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तीसरी होगी आपके इसिनोफिल्स, तीसरी होगी आपके इसिनोफिल्स। ये 3 प्रकार की होगी आपके कणिका में, जिसके अंदर कणिकाएं पाई जाएगी। कौन कौन सी होगी देखिएगा आप, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। चौथी आएगी आपके इस तरफ मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। पांचवी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को आगे 2 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपको याद होगा आरएनए काम आती है, टी आरएनए वगैरह उसमें, और बी लिम्फोसाइट आपके अलग से काम आती है, जो अपन अध्ययन की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी से संबंधित या हमारी पिछली कक्षाओं से संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमारे को। और पिछले वीडियो में आपको अमन सर ने बताया कि उन्होंने ऐप लॉन्च की है हमारी मोबाइल स्टडी नाम की, और साला साथी भी जल्द आ रही है। तो आपका कोई भी डाउट हो तो पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल रखा है, उसमें आप अपना डाउट भी हमें दे सकते हैं। और कक्षा 10 की कक्षाएं साइंस की हमने शुरू कर दी है, वो भी रेगुलर चल रही है। उसमें चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। उसकी क्लास आपको शाम को होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।